शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना में 2024 के त्रैमासिक प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के इस क्रम में फिजिक्स विषय के तीसरे वीडियो में हम कक्षा 12 के प्रश्न पत्र में आए हुए ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य और वन वर्ड आंसर यानी कि वन सेंटेंस आंसर के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। ट्रू फॉल्स प्रश्नों की सीरीज में हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न था वो ये है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता घट जाती है। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। सीरीज में इन 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास फॉर्मूला है, और जब भी हम किसी फॉर्मूले का उपयोग रेसिप्रोकल यानी अपॉन के रूप में करेंगे तो वो वैल्यू को घटाता है। इसलिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता घट जाती है। ये ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन यानी सत्य कथन है। हमारे पास जो सेकंड प्रश्न था, फॉर ओमिक रेजिस्टेंस द ग्राफ बिटवीन करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज स्ट्रेट, यानी कि ओमीय प्रतिरोध के लिए धारा और विभवांतर के मध्य जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। तो R इक्वल टू द V/I, और जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे I की वैल्यू भी सामंजस्य बढ़ती है। इसलिए ये भी एक सही कथन है कि V और I के मध्य जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, यानी ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। थर्ड ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल अधिकतम होता है। इन ए मैग्नेटिक फील्ड द लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड इज मैक्सिमम। लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है वो 5VIL sin थीटा होता है। यदि हम पैरेलल टू द फील्ड बोलेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, तो F इक्वल टू 0 आएगा, यानी ये जो मिनिमम वैल्यू होगा। इसलिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है कि वो अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू वाला होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये फॉल्स सेंटेंस है। नेक्स्ट प्रश्न था, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मोर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी कि किसी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से ज्यादा होती है। यदि हम चुंबक के बारे में यानी मैग्नेट के बारे में बात करें, जैसे ये हमारा बार, तो उसके दो पोल्स होते हैं N और S। इन दोनों पोल्स के बीच का जो स्ट्रेट डिफरेंस है इसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट 2L। और यदि हम केवल चुंबक की मेजरमेंट लें तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी पड़ेगी, तो ये कहलाएगी जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, यानी कि ज्यामितीय लंबाई। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावकारी लंबाई है वो जियोमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम होती है, और उसका रेशो भी है 5/6 टाइम्स होती है। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास फॉल्स यानी असत्य कथन। लास्ट प्रश्न था, अल्टरनेट करंट इज लेस देन डायरेक्ट करंट। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अल्टरनेट करंट हमेशा ही डायरेक्ट करंट या डीसी की तुलना में मोर डेंजरस होता है। क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट प्रश्न था सीरीज में, यानी कि हम जो वन वर्ड टाइप के या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के प्रश्न कर रहे हैं, तो जो लास्ट क्वेश्चन था, आंसर इन वन सेंटेंस और वन वर्ड। इस क्रम में पहला प्रश्न है, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? हाउ मच इज द नेट चार्ज इन ए चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में सब जानते हैं कि यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट पर +Q चार्ज होगा, उसकी दूसरी प्लेट पर -Q चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू आएगा +Q - Q इक्वल टू 0, यानी कि 0 चार्ज होगा। ये उसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मच विल बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर if its length is half and the transverse area is quadrupled, यानी कि यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को आधा और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को 4 गुना कर दें तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, रो की वैल्यू होती है RA/N, और अधिकांश स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में A और L की वैल्यू को पुट अप कर करके जब आंसर निकालते हैं
कोई बोलता है 2 गुना होगा, कोई 4 गुना होगा, इसको उत्तर देते हैं। परंतु यदि हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो वहाँ लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के एकांक आयतन के प्रतिरोध को उसका होते हैं। और यदि हम उसके रीजन्स हैं उनके बारे में बात करें तो उसके ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है और ना उसकी वेट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा नो चेंज, यानी कि उतनी की उतनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रश्न था व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए कैपेसिटर इज 0, यानी यदि किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा 0 हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। धारिता का सूत्र होता है C = Q/V। इस फॉर्मूले के आधार पर जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो कहते हैं इफ Q = 0 देन C = 0/V और C = 0, और वो बोलते हैं कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। परंतु आपको यहाँ फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी संधारित्र कैपेसिटर की जो कैपेसिटर धारिता है वो उसके लिए आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे हमारे घर में एक पानी की बाल्टी होती है और उसमें यदि पानी 10 लीटर आता है तो उसके धारण करने की क्षमता है उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है। परंतु यदि किसी दिन हम कल्पना करें या वास्तव में ऐसा हो जाए कि आज नल नहीं आया तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि आपकी बाल्टी की धारण करने की क्षमता 0 हो गई है। उसी तरह यहाँ पे ये है कि आवेश को धारण करने की क्षमता कैपेसिटेंस कहलाती है, और कैपेसिटर का मूल गुण है, उसके लिए आवेश का होना या ना होना मायने नहीं रखता है। इसलिए हमारे पास ये जो आंसर लोगों ने 0 निकाला होगा वो गलत है और सही आंसर होगा पूर्ववत, यानी कि एज इट इज रहेगी, जो पहले थी उतनी रहेगी। अगला जो प्रश्न था विच फील्ड डज ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यानी गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रश्न का उत्तर यदि हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि 3 बातें यदि हमको पता हो तो हम इस बारे में कभी कंफ्यूज नहीं हो। पहली बात यह है कि यदि कोई चार्ज यानी कि आवेश गतिमान का है। दूसरा ऑप्शन है किसी वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, डीसी करंट। तो इन दोनों ऑप्शंस में क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस होती है हमें का पता होना चाहिए। तो जो हमारा आवेश है Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट करता है, परंतु जब वो मूविंग कंडीशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड B भी जनरेट करता है, यानी E और B दोनों को जनरेट करता है। परंतु जब यही आवेश इस कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट के रूप में फ्लो करता है तो उस समय में वो केवल और केवल B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। क्योंकि प्रश्न हमारे Q के बारे में था, इसलिए सही ऑप्शन होगा E एंड B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड बोथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही बना। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है व्हेन डज इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द क्लोज सर्किट, किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है। तो इसके लिए एकमात्र सही ऑप्शन ये है कि जब परिपथ से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, यानी कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब उसे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड के आंसरों की जानकारी ली। शेष प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।